गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं फिजिक्स का सीनियर टीचर और आपका मेंटर राजदीप श्रीवास्तव आप न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक विशेष मिशन के अंतर्गत ये सब काम कर रहे हैं। पेपर हो रहा है, आपका डिस्कशन हो रहा है। हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर, जिनका मोटो है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रही हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, डिस्कशंस हैं, जूम पर डिस्कशंस हैं। तो आपके तो भाई दोनों हाथों में लड्डू हैं, खूब फायदा उठाइए। और हम लोग आज यहाँ पर हैं रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट के उन क्वेश्चंस के डिस्कस करने के लिए जिसमें गलत हो जाते हैं। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन है, ए ब्रास डिस्क fits simply in a hole of steel plate। तो चलो भाई, पहले एक स्टील की प्लेट बना लेते हैं। ये हमने स्टील की प्लेट बना ली और इसके अंदर एक ब्रास की डिस्क बना दी। ये ब्रास है, कलर कर देते हैं। ये ब्रास की डिस्क है और ये मटेरियल हमारा स्टील है। अल्फा स्टील ये होता है लगभग 11 × 10⁻⁵, 1.1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। और अल्फा ब्रास ये होता है लगभग 1.7 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद है तो बस मेरा काम इससे चल जाना है कि Fe का अल्फा ब्रास के अल्फा से लेस होता है। अब देखिए, हमें क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक फिट है और इसको लूज करना है। तो लूज करने में आप जानते ही हैं, या हीट करो या जैसे ये डिस्क है तो एक्सपेंशन ब्रास का ज़्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और कंप्रेशन भी ब्रास का कम होगा टेम्परेचर को कम करने पर। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देखिए, केविटी एक्सपेंशन क्या होता है, ये आपको डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई ये प्लेट है और उसमें एक केविटी काट दें तो ये इसकी रेडियस बढ़ती है और इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल इंटू डेल्टा टी। यानी इसका एक्सपेंशन उसी तरीके से होता है जैसे मटेरियल की बनी हुई इस डिस्क में होता। केविटी का एक्सपेंशन है ये। तो यहां पर ब्रॉस को अगर हम निकाल लें तो केविटी हो जाएगी। अब आप ऐसा समझिए, जब हीट करेंगे तो केविटी का साइज भी बढ़ेगा और उसमें फिट ब्रास की डिस्क का साइज भी बढ़ेगा। तो किसका ज्यादा बढ़ेगा? ब्रास का ज्यादा बढ़ेगा। तो बाहर वाला सराउंडिंग कम बढ़ रहा है और जो मटेरियल है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये और फिट हो जाएगी। और अगर आप कूल करेंगे तो ये डिस्क ज्यादा कंट्रैक्ट करेगी, इसका अल्फा ज्यादा है, और ये होल कम कंट्रैक्ट करेगा, तो देयर विल बी गैप और ये लूज हो जाएगा। तो इस कूल्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे और कई बार ये इस पे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेट कराया जा सकता है
कि केविटी है, हीट कर दें तो केविटी का नया रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन अनक्लियर है और इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, और कह रहे हैं कि एक प्लेट है और ये ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे या जैसे भी, इसके ऊपर एक प्लेट और रख दी गई। तो जब इसके ऊपर एक प्लेट और रख दी जाएगी तो व्हाट विल हैपन, तो आंसर दिया गया है विल बी सेम, और ऑन स्पेशल कंडीशन इसको हम सेम मान सकते हैं। सपोज इट इज ड्राइवन बाय सम मशीन, और इसके ऊपर जब कोई प्लेटफॉर्म ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई पर्सन बैठ जाए तो वो भी उसके ऊपर ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। इसमें ये लिखा नहीं है कि ये कैसा है, तो जब ये क्वेश्चन आई होप कि आएगा तो और भी कंडीशंस दी जाएंगी, तब इसका आंसर और क्लियर हो सकता है। कुछ ना देने की कंडीशन में हम लोग ये मानेंगे कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट होता है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बैलून है और मून पर एक्सेलरेशन g/6 होता है। अर्थ में ये ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि अर्थ में एयर होती है, तो नीचे mg लगेगा और ऊपर हमारे पास अपथ्रस्ट भी लगेगा, और अपथ्रस्ट की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, और mg ये हाइड्रोजन, यहाँ अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जी, और आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से लेस होती है, तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, ये ऊपर जाएगा। और अगर इसको मून में छोड़ देंगे तो मून में बेटा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, तो उस पर अपथ्रस्ट नहीं लगने वाला है, बस बैलून का मास होगा और एक्सेलरेशन g/6 हो जाएगा। तो मून में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, तो फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8/6। गड़बड़ यहाँ यही होना था, कैलकुलेट करते रहते हैं बच्चे, ये भूल जाते हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है, क्योंकि मून पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैसों की उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ रुक ही नहीं पाती है। फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम इसको अपने प्रॉपर फॉर्म y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हाफ एंगल्स के फॉर्मूले हैं। तो मेरे पास y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी और माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें कि साइन ऑफ हम यहाँ पे साइन लाना चाहते हैं तो कॉस 2 ओमेगा टी इसको लिख देंगे साइन π/2 माइनस ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं। तो π/2 माइनस 2 ओमेगा टी ये मेरे पास, अगर हम इसको लिख दें तब ये आ जाएगा 2 ओमेगा टी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब माइनस को अंदर ले जाओ तो 1/2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये प्रॉपर फॉर्मेट आ गया है। देखो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका एम्पलीट्यूड 1/2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2πf या टाइम पीरियड निकालना है 2π/t इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो t बराबर π/ओमेगा और साथ में इनिशियल फेज माइनस π/2 ये इनिशियल फेज है। और एक चीज और, यहां पर देखो y नहीं है, ये y माइनस 1/2 है। तो ये वाली SHM y बराबर 0 के अबाउट ऑसिलेशन नहीं करेगी, y/2 1 के अबाउट ऑसिलेशन करेगी। तो 1/2 है तो आधा इधर जाएगी और आधा इधर जाएगी, यानी इसका ऑसिलेशन 0 से 1 के बीच में होगा with mean position at 1/2 and amplitude is also 1/2। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए पीरियड π/ओमेगा इसका आंसर है। ये SHM है। अगर y बराबर cos स्क्वायर ओमेगा टी होता तब भी ये SHM होता। ठीक है ना। मास अर्थ पर m है तो मून पर, तो मून पर g की वैल्यू बदलेगी, वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। तो मून पर भी मास m ही रहेगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेलोसिटी में भी 0 में नॉट भी 0। अगर v आल्सो 0 है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर ये v नॉट इक्वल टू 0 है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिग्मा फोर्स पार्टिकल पर 0 हो और देयरफॉर एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का 0 हो। वेलोसिटी 0 होने या न 0 होने की कोई भी बात नहीं होती है। यानी अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम में ही माना जाएगा, और अगर एक पार्टिकल रुका हुआ है तब भी वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। रुका हुआ पार्टिकल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और मूविंग पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में दोनों हैं। और स्टीफेंस लॉ
सिग्मा टी की पावर 4 टोटल रेडिएशन बताता है। किरचॉफ्स लॉ बताता है कि गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर्स। इन्होंने कहा था कि A/E किसी भी बॉडी की एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का रेशियो कांस्टेंट होता है और 1 ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी के बराबर होता है। प्लैंक्स लॉ वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन वो देता है और वीन्स लॉ लैम्डा एमटी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो गुड एब्जॉर्वर्स और गुड एमिटर्स ये हमें किरचॉफ्स ने बताया था। और एक साइंटिस्ट थे ऋषि, उनके एक्सपेरिमेंट को किरचॉफ ने फॉलो किया था और फिर ये अपना ला दिया था। थ्योरी का क्वेश्चन था। और ये मान लीजिए कोई प्लेनेट है, ये सन है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस r1 है, मिनिमम डिस्टेंस r2 है, और मिनिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। तो एम वी मिनिमम इंटू r1 बराबर एम वी मैक्सिमम इंटू r2। तो देयर फोर वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो सारे पार्टिकल की डिस्टेंस a/√2 है और पोटेंशियल होता है -gm/r। तो किसी एक मास के लिए -gm/a/√2। और ऐसे 4 पार्टिकल हैं तो चारों की वजह से पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज -4√2 gm/a। इसमें तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर नेचुरल कूलिंग नहीं हो रही है और नेचुरल आपको मालूम है बॉडी कूल ऐसे होती है। तो अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर पहले कुछ था थीटा, फिर θ-x, फिर θ-2x, तो ये बराबर बराबर हैं तो ये टाइम ज़्यादा ज़्यादा लगता है। मतलब 90 से 80 आने में जितना टाइम लगेगा 80 से 70 जाने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी तरीके की नेचुरल हीटिंग भी होगी, ये भी एक्सपोनेंशियल जाता है। तो मेरे पास 0 से 5 जाने में जितना टाइम लगेगा 10 से 15 जाने में उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो T1 इज लेस देन T2। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर के पास में आता है वैसे वैसे रेट कम होता जाता है, चाहे वो कूलिंग हो चाहे हीटिंग हो। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी ज्ञान की बातें लेते आते हैं। तो नेक्स्ट 10 के दम में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नमस्ते। नमस्कार सभी लोगों को। न्यूलाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 के दम में हम लोग डिस्कस करेंगे RBTS 05 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो क्यों गलत किया है आइए हम लोग देखते हैं इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और प्रॉपर एनालिसिस करते रहिए आप लोग कि आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमें गलतियां हो जा रही हैं। तो इसको इम्प्रूव करिए और अच्छे मार्क के साथ अपने मेडिकल कॉलेज में चाहिए। तो इसी मुहिम के तहत
कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए देखते हैं। देखिए RBTS 05 10 कदम। तो पहला क्वेश्चन देखिए 57 की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरान एटम इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NH3। हम लोग जानते हैं अगर 1:1 की बात यहाँ पे किया गया है, 1:1 की बात किया गया अगर है, तो याद रखिएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, BF3 की बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग, BF3 की बात करें, और यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम लोग हैं, NH3 की बात कर रहे हैं। अगर 1:1 के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोरान की बात करें तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए, 3 होते हैं। 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग ऐसे इसको बना ले थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं या फ्लोरीन, यहाँ लिख दिए हम लोग फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन यहाँ पे लिख देते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम लोग हैं। यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर किसको दे रहे हैं, इसको बोरान को दे रहे हैं, नाइट्रोजन बोरान को देगा। क्यों, क्योंकि बोरान का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1:1 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए इस बोरान की बात करते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी किसकी तरह काम करने लगेगा, सिग्मा बॉन्ड की तरह। तो देखिए इस बोरान की बात करते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो क्या होता है आपका, sp3 होता है। sp3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लोन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह काम करेगा तो ये भी किसकी तरह काम करने लगा, सिग्मा बॉन्ड की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और sp3 होगा तो इसका शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कैसा होगा आपका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जब टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, sp3 टेट्राहेड्रल, यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल। तो BF3 की बात करते हैं और NH3 की बात करते हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, n की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, n टेट्राहेड्रल sp3, b टेट्राहेड्रल sp3। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है, अगर आपसे ये न दिया होता 1:1 का, तब अब क्या बोलते हैं हम लोग, अगर 1:1 के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं दिया होता तब क्या होता आपका, तब दोनों का अलग अलग हम निकालते हैं हम लोग। जब दोनों का हम लोग अलग अलग निकालते हैं तब यहाँ पे हम लोग मानते हैं क्या, कि BF3 की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका। NH3 क्या होता है आपका, sp3 होता है आपका। तो sp2 का मतलब क्या होता है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता। और NH3 कैसा हो जाता है आपका, पिरामिडल शेप हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, 1:1 के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, sp3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग एक बार फिर से देखिएगा कि ऐसी गलती हम लोग ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, कितने बच्चों ने गलत किया है, देखिए यहाँ पे 478 स्टूडेंट ने गलत किया था। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट, बेरिलियम इज ए एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे बेरिलियम को एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ करके जो भी हैं आपके कौन से हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और कौन सा होता है आपका, रेडियम होता है। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ करके जो भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं आपके, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया आपका,
इनकरेक्ट हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, KCl पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या हुआ आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट क्या होगा सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या था आपका इनकरेक्ट। नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। चलिए ठीक है, आपका यहाँ सही है। स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या आपका है करेक्ट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम, क्या आप देखो बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ करके जो भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो ये बात एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 702 स्टूडेंट ने गलत किया था, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 73 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल, देखो क्या लिखा हुआ आपका एल्कली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट ऑब्टेन एज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा एल्कली मेटल है जो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं डज नॉट फॉर्म ऑब्टेन एज ए सॉलिड फॉर्म। याद रखिएगा हम एल्कली मेटल की बात करते हैं, तो एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होते हैं। और यहाँ पे देखिए एल्कलाइन एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं आपके हैं, दोनों मेटल हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं डज नॉट ऑब्टेन एज सॉलिड फॉर्म। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका है, एल्कली मेटल दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने दोनों को सही किया, सही दोनों है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्कली मेटल। तो मैग्नीशियम क्या होता है आपका, ये मैग्नीशियम जो हमारा होता है क्या होता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, और लिथियम क्या होता है हमारा एल्कली मेटल होता है। तो सिर्फ एल्कली मेटल के बारे में पूछा गया था, तो क्या होगा आपका लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा आपका, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की बात कर देता तो आपका क्या हो जाता, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर आपके क्या हो जाते हैं करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए 73 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 690 बच्चों ने गलत किया था। तो 690 क्यों किया, क्या क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे लिखा गया था आपका एल्कली मेटल, और बच्चों ने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की बात समझ करके उन्होंने इस आंसर को दिया था। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ, गिवन बिलो 79 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO NH3 6+3 इज sp3d2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CrF6-3 इज D2sp3। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कोबाल्ट अमोनिया के साथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया की बात, अमोनिया क्या है, अमोनिया वीक एंड स्ट्रांग दोनों की तरफ बिहेव करता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ अमोनिया किसकी तरफ बिहेव करता है आपका स्ट्रांग लिगेंड की तरफ बिहेव करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए CO यहाँ पे हम लोग NH3 6 हो जाए, यहाँ पे हम लोग बात करें क्या प्लस का 3, तो इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, देखो इसका 0 होता है, तो जो भी इस पे जो चार्ज होता है वही क्या होगा आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो CO पे कौन सा चार्ज आएगा आपका प्लस का 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्लस का 3, इसका पूछा जाए क्या एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे आर्गन 18 की 18 हो जाएगा, उस पर क्या लिखेंगे 4s2 और फिर क्या होगा आपका 3d7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस का 3 चार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या होगा आपका आर्गन 4s0 3d6 हो जाएगा। अब देखिए डी सबसेल की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे डी सबसेल की बात करते हैं तो डी सबसेल में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। और जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या
जब क्या बोलते हैं अमोनिया अमोनिया कोबाल्ट के साथ क्या करता है आपका स्ट्रांग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ए वाले इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए दो सबसेल क्या हो गए आपके खाली हो गए, यहाँ पे यस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका पी हो जाएगा। तो देखिए कितने लिगेंड हमारे हैं 6 हैं, तो क्या होंगे आपके यहाँ से यहाँ तक हम हमारा देखो 2 1 3 और 3 6, तो मतलब क्या होगा अमोनिया इसमें क्या हो जाएंगे आपके जुड़ जाएंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका D2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए D2sp3 हो जाएगा। और अगर D2sp3 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पूछा जाएगा, तो कैसा इसका होगा क्या शेप और ज्योमेट्री, तो कैसा होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है sp3d2, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CrF6-3 का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका CrF6-3। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका x, एक फ्लोरीन पे 1 - 1 चार्ज होता है, तो क्या होगा आपका +1 इंटू माइनस, देखो यहाँ पे 1 6 हो जाएगा -1, इसमें कैसे लिख दीजिए -1 यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम ऐसे लिख दें थोड़ा सा x + 6 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका -3, x -6 इज इक्वल टू क्या होगा -3, x इज इक्वल टू क्या होगा आपका +3। इसका मतलब क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा आपका +3। हम जानते हैं कि क्रोमियम की बात करें तो इसका क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर्गन, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3d5 4s1। देखिए इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एक यहाँ से और 2 यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा आर्गन। उसके बाद क्या होगा आपका 3d3 और क्या होगा आपका 4s0। तो देखिए यहाँ पे 3d3 की बात करते हैं, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे हैं 5 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं 1 2 3, 2 सबसेल यहाँ पे खाली हैं और यहाँ पे यस को ले लीजिए और पी के क्या लीजिए 2 और ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका, चाहे हम लोग बात करें किसके लिए स्ट्रांग लिगेंड की बात करें या फिर हम लोग वीक लिगेंड की बात करें, अगर 2 सबसेल खाली है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए आपका D2sp3। क्या होना चाहिए D2sp3 होना चाहिए। और यही क्या दिया आपका D2sp3 दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा D2sp3 पे क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर देना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 673 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इसको फिर से ध्यान में रखिएगा कि आगे हम लोग ऐसी गलती ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 70 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड साल्ट। ठीक है, एसिड साल्ट की बात किए हैं, देखिए यहाँ पे कितने बच्चों ने गलत किया हुआ है 600 स्टूडेंट ने गलत किया है। क्यों गलत किया है, एसिड साल्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग बात करते हैं H3PO3 की बात करें हम लोग क्या, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये हाइड्रोजन है हमारा यही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है अगर हम लोग बात करें ये किसकी तरह है, देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई बेसिक एसिडिक। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे देखिए बेसिसिटी पूछा कौन सा एसिड साल्ट, नहीं नॉट एन एसिड साल्ट, तो डाई बेसिक एसिडिक यहाँ पे किसकी तरह है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आपका है यहाँ पे NaFCO3 ये नहीं होगा Na2HPO3 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे किसकी तरह हो रहा है आपका
2H PO3 लाइक H3PO3 है, तो क्या होगा आपका डाई बेसिक एसिडिक होता है, इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 600 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। डाई बेसिक एसिडिक बोलते हैं, यही आपका क्या है, यही हाइड्रोजन डिसाइड करता है कि देखो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम मतलब फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या होगा डाई बेसिक एसिडिक हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अच्छा तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 69 में क्या दिया हुआ आपका कि यहाँ पे 597 स्टूडेंट ने गलत किया है। क्यों गलत किया, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पीएच वैल्यू ऑफ 10⁻³ मोलरिटी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। हम लोग जानते हैं NaCl क्या होता है, साल्ट होता है। क्या होता है बताइए, साल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग एसिड HCl प्लस स्ट्रांग बेस NaOH को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर क्या बन जाएगा बताइए, NaCl प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। तो इसका मतलब साल्ट की हम लोग बात की है, किसकी बात की है, साल्ट की। यहाँ पे स्ट्रांग एसिड होता है तो pH लेस देन क्या होता है 7 हो जाता, यानी OH स्ट्रांग बेस की बात करते हैं pH ग्रेटर देन 7 हो जाता। यहाँ पे साल्ट की बात किया गया है, याद रखिएगा साल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साल्ट का pH कितना होता है, pH या pOH की बात करेंगे कितना होता है आपका 7 होता है। कितना होता है 7, यहाँ पे साल्ट है, साल्ट का pH कितना होता है, pH या pOH की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 597 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। देखिएगा आप लोग फिर से एक बार आप लोग एनालिसिस करिएगा इसको। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 71 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। क्या दिया स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ग्रेटर देन ह्यूमन सलाइवा। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है बताइए, pH की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कितना होता है ह्यूमन ब्लड का pH 7 पॉइंट कितना होता है 4 होता है। याद रखिए कितना होता है 7.4 होता है। और ह्यूमन सलाइवा की बात करेंगे तो इसका pH कितना होता है बताइए 6.8 होता है। कितना होता है 6.8। देखिए लिखा क्या लिखा हुआ इन्होंने, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ग्रेटर देन ह्यूमन सलाइवा। ठीक है ये तो सही हो गया आपका। pH ऑफ मिल्क, मिल्क का pH कितना होता है, कितना होता है 6.8। याद रखिएगा आप लोग, इज ग्रेटर देन pH ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर का pH कितना होता है जानते हैं आप लोग 10.5 होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, pH ऑफ मिल्क इज ग्रेटर देन pH ऑफ लाइम वाटर। यहाँ पे क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, नहीं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या आपका है इनकरेक्ट। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 555 स्टूडेंट ने गलत किया था, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। एक pH की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप लोग याद कर लेंगे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ 56 की बात किया गया है, विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन माल्टन स्टेट। माल्टन स्टेट में कौन आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। देखिए यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, कापर, ये तीनों होते हैं माल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 521 स्टूडेंट ने गलत किया है, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सभी होते हैं। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया 77 बेरिलियम हाइड्राइड इज फाउंड बाई। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या दिया बेरिलियम प्लस H2 बेरिलियम हाइड्राइड। याद रखिएगा बेरिलियम क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है, क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट बात करें हम लोग क्या बेरिलियम का हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो BeH2 का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहाँ बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड,
प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे तो क्या बन गया आपका बेरिलियम हाइड्राइड बन गया, और प्लस क्या बन गया आपका लिथियम क्लोराइड, प्लस क्या बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड की बात करेंगे, बेरिलियम हाइड्राइड की बात करेंगे तो क्या होगा आपका बेरिलियम क्लोराइड के साथ आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन इधर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 465 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इन विच कन्वर्जन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे बॉन्ड आर्डर का, बॉन्ड आर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड एनर्जी होती है, और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है। ये हमें याद करना चाहिए कि बॉन्ड आर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो जिसका बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। देखिए डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो देखिए हम लोग जानते हैं एक बात कि जिस ट्रिक होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग भी, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसका बॉन्ड आर्डर कितना होता है 3.0 होता है। 15 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ इसमें से 0.5 आप कम करते जाइए तो क्या होगा आपका क्या होगा आपका 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 2.0 हो जाएगा। इधर अगर हम लोग बात करते हैं 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2.5 यहाँ पर भी हो जाएगा, और अगर 12 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 2.0। मतलब ऐसे क्या करिए आप 0.5 कम करते जाइए, इसको आप कॉमन मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे N2 की बात किया गया है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 टू जा कितना होता है 14, मतलब 14 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ और यहाँ पे N2 प्लस की बात करेंगे तो N2 प्लस का मतलब क्या हो गया 14 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो देखिए आप 14 का मतलब क्या हुआ, इसका बॉन्ड आर्डर कितना होगा 3.0 हो गया, 13 का कितना होगा 2.5, मतलब बॉन्ड आर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आपकी ज़्यादा हो गई। आइए यहाँ बात करते हैं N2, N2 की कितना होता है आपका 3.0 होता है, N2 माइनस मतलब कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वाला कितना होता है 2.5, मतलब बॉन्ड आर्डर क्या हो गया कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आपकी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, O2 की बात करते हैं तो 8 दूना 16, 16 का बॉन्ड आर्डर कितना होता है 2.0 होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और 16 प्लस 1 17 की बात करेंगे तो 0.5 और कम कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो क्या बॉन्ड आर्डर क्या हो गया कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी हमारी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, CO की बात करेंगे हम लोग तो CO यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे CO प्लस की बात करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक्सेप्शनल केस में हमारा आता है CO प्लस का बॉन्ड आर्डर कितना होता है 3.5 होता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे CO प्लस ऑफ बॉन्ड आर्डर इज इक्वल टू 3.5 होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, सॉरी CO प्लस, ठीक है ना, CO प्लस का बॉन्ड आर्डर कितना होता है 3.5 होता है। तो याद रखिए यहाँ पे देखो 14 हो गया, यहाँ पे कितना होगा आपका 3.5 होता है, तो 14 देखो सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और 6 14, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन 13 तो हो गया, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड आर्डर कितना होता है 3.5, यहाँ देखिए 3.0, यहाँ कितना हो गया आपका 3.5 हो गया, तो बॉन्ड आर्डर ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन थर्ड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO प्लस का बॉन्ड आर्डर कितना होता है 3.5 होता है, तो इसको आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक ना, तो इसके बाद जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के आंसर आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि हमारी बॉन्ड आर्डर का क्वेश्चन आए तो हमसे गलतियाँ ना हो।
ठीक है ना। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। और देखिए 448 स्टूडेंट ने गलत किया था, 448 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यही रहा हमारा 10 के दम में RBTS 05 का, जिसमें 10 के दम में 10 क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो बच्चे नए हैं इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने मार्क को भी क्या करें, बढ़ाते रहें, इम्प्रूव करते रहें, और अच्छी रैंक के साथ अपने मनचाहे मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ वीर सिंह राजपूत, और आज हम आपके लिए आज के 10 के दम की सेशन में जो आपका रिसेंटली RBTS 05 पेपर हुआ है उसके जो मोस्ट डाउटफुल 10 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का आपका ये पहला क्वेश्चन है जिसको 723 बच्चों ने गलत किया हुआ है। दिया है, इन ए गिवन डायग्राम विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। कह रहे हैं कि जो दिया हुआ डायग्राम है सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, इन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा इसके लिए। हम जानते हैं कि जो पहला हमारा दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम क्या, यूनिपोर्ट। जब एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैरियर प्रोटीन के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो बोलते हैं क्या, यूनिपोर्ट। और जब अपोजिट साइड से दो मॉलिक्यूल जाते हैं तो बोलते हैं क्या, एंटीपोर्ट। और जब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी साइड एक साथ जाते हैं तो बोलते हैं सिम्पोर्ट। अच्छा, अब ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सबसे पहले जो एक्स है यूनिपोर्ट, सही है, एक्स यूनिपोर्ट है, बट क्या सोडियम पोटेशियम पंप के लिए सही है। दूसरा दिया हुआ है वाई एंटीपोर्ट। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि एक साइड से सोडियम जाता है और एक साइड से पोटेशियम, और ये कंडीशंस होती है किसमें, एंटीपोर्ट में। क्लियर। तो जो यहाँ पर जो वाई दिया हुआ है, वाई के लिए यहाँ लिखा है एंटीपोर्ट, तो जो एंटीपोर्ट कंडीशन है ये सोडियम पोटेशियम पंप के लिए एकदम करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेकंड। ये सही है यूनिपोर्ट, बट ये सोडियम पोटेशियम पंप के केस में नहीं होगा। अच्छा, जेड में दिया हुआ सिम्पोर्ट, ये भी सिम्पोर्ट कंडीशन सही है, बट हमको यहां पर पूछा गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप के रिस्पेक्ट में क्या सही होगा, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and another is labeled as reason. Assertion दिया हुआ है, secondary immune response is quicker and stronger than the primary ones. बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है assertion कि जो सेकेंडरी इम्यूनी रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी इम्यूनी रिस्पॉन्स से फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर मेमोरी सेल्स पहले से बन चुकी होती हैं, है ना, इसलिए जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये क्विकर होता है और स्ट्रॉन्गर भी होता है, किससे, प्राइमरी से। तो आपका ये असर्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं, आवर बॉडी अपियर्स टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर एंड सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद डिफरेंट पैथोजन इलिसिटेड ए हाईली इंटेंसिफाइड। यहां पर बेटा डिफरेंट पैथोजन नहीं, जिस पैथोजन ने पहले अटैक किया था, जिससे पहले इन्फेक्शन हुआ था, उसी वही पैथोजन जब आपको दोबारा से इन्फेक्ट करेगा, दोबारा से अटैक करेगा, तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी यहां पर डिफरेंट ना होकर क्या होना चाहिए, सेम पैथोजन। इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट हो गया है, रीजन आपका इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां पर डिफरेंट दिया हुआ है, जबकि होता क्या है कि सेम पैथोजन जब अटैक करता है तो उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करता है। क्लियर, इसलिए आपका रीजन यहां पर इनकरेक्ट है। अच्छा, देखा जाए तो अब यहां पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए इज करेक्ट और आर इज नॉट करेक्ट। आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाई,
सबसे पहले दिया हुआ है ए में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से डिफ्यूजन अफेक्ट होता है? तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, जितना दो कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, उतना ही अधिक डिफ्यूजन होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा दे रहे हैं कि इम्परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी हो या फिर इम्परमेबिलिटी। अगर मेम्ब्रेन किसी के लिए इम्परमेबल है तो वहां रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, अफेक्ट होगा, है ना। तो आपका ये भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा? हाँ, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से डिफ्यूजन रेट बढ़ता है, इसीलिए डिफ्यूजन रेट टेम्परेचर से भी अफेक्ट करेगा। और प्रेशर से भी अफेक्ट करता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब भी डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होगा। इसलिए आपका यहां पर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेकंड, ए बी सी एंड डी, सभी के सभी डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of blood corpuscles are responsible for humoral immunity? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेटा क्या होता है कि जो एंटीबॉडी के थ्रू होते हैं, एंटीबॉडी। तो कह रहे कौन से ब्लड कार्पसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए, फिर कह सकते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। तो हमको यहां पर पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो WBC होता है, ये टू टाइप्स का होता है WBC, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ये ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? अच्छा, हम पढ़ते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इसमें एसिडोफिल्स या फिर इसी को बोल देते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक। और दूसरा बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीन होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं। अच्छा, जब ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो यहां पर आपका होता है क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। क्लियर? अच्छा, जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और उसको हेल्प करता है कौन, टी लिम्फोसाइट। और हमें पता है लिम्फोसाइट्स किसका पार्ट है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का। तो हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लड कार्पसेस? यहां पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेन्युलोसाइट्स। तो क्या ग्रेन्युलोसाइट्स का पार्ट है लिम्फोसाइट? नहीं, ग्रेन्युलोसाइट्स के पार्ट तो एसिडोफिल, बेसिडोफिल और क्या होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। जबकि अगर हम बात करें किसकी, ए ग्रेन्युलोसाइट की, तो उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिनमें भी बी लिम्फोसाइट फॉर्म किसके लिए हेल्प करता है या किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज का। और हेल्प कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वही ब्लड कार्पसेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। इसलिए आपका आंसर यहां पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, आरबीसी। क्लियर? तो हमारा यहां आंसर क्या होगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देयर आर नो टेक्निकल there are no technique that are able to detect the minerals even at a very low concentration। बेटा ये आपका यहां पर एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक है जिससे हम वेरी लो कंसंट्रेशन, जैसे कि 10⁻⁻8 ग्राम पर
ml को भी हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ऐसी हमारे पास टेक्निक नहीं है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉपर इज नॉट ए बेनिफिशियल एलिमेंट बट इट इज बिलोंग टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कॉपर बेनिफिशियल एलिमेंट्स में नहीं आता बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये आएगा। अच्छा, बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम, है ना। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम ये किस में आते हैं, आपके बेनिफिशियल एलिमेंट में, जबकि कॉपर किस में आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी आपका स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला असर्शन रीजन का है। पहला दिया हुआ है असर्शन, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है असर्शन। जो कंट्रोल ब्रीडिंग होते ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के थ्रू होता है। अच्छा, दूसरा दिया है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्निक इज ए प्रोग्राम फॉर हेड इम्प्रूवमेंट। ये भी आपका एकदम करेक्ट है। हेड इम्प्रूवमेंट का होता है, जो गौ पशु होते हैं उनको इम्प्रूव करना, जैसे कि जो काऊ है, जो फीमेल है, उसमें क्या बोलते हैं कि जो हाई यील्डिंग मिल्क हुआ या फिर जो हाई यील्डिंग अच्छी क्वालिटी का मीट हुआ, है ना, उसके लिए क्लियर, जो फीमेल है उससे मिल्क और मेल से मीट, तो उस तरीके के इंप्रूवमेंट के लिए बोलते हैं हार्ट इंप्रूवमेंट। और ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्निक जिसको बोलते हैं क्या, MOET से पॉसिबल होता है ना। तो ये आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। बट अगर देखा जाए यहाँ पर तो एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, यानी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इम्बिबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलाइड्स causing them enormously decrease in volume। बेटा यहाँ पर वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट नहीं होता है, क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीजमेंट। इम्बाइबिशन क्या होता है, जब जो वाटर के मॉलिक्यूल है कोई कोलाइडल सब्सटेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन फोर्स लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, है ना। तो उससे जब वो आपस में पास आने की कोशिश करते हैं तो सरफेस में खिंचाव होता है, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एनर्जी बढ़ती है। बट यहाँ पर बोल रहे हैं एनर्जी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, और हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज, इसीलिए आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट माना जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू द प्रोटोप्लाज्म वाटर मूव इन, इट इज फर्स्ट इन साइटोप्लाज्म एंड देन वैक्यूल। कह रहे हैं कि जब कोई सेल है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर मूव करता है क्या, इनसाइड। ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। वाटर मूव किस साइड करेगा, आउटसाइड। जैसे कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्लियर। और यहां पर हमने कोई सेल रख दी, क्लियर। तो अगर हम देखेंगे जब ये हाइपरटोनिक है तो सेल में कैसा होगा, हाइपोटोनिक। और हम जानते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक साइड आएगा, यानी कि जो सेल है उससे बाहर साइड आएगा, क्लियर, ना कि इनसाइड। इसलिए आपका जो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और आंसर देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ, कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट्स फ्रॉम एनी सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। किसी सेल की वो पावर जिससे, वो कैपेसिटी जिससे पूरा का पूरा प्लांट जनरेट हो सकता है, बन सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या, टोटिपोटेंसी। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दे आर एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड नहीं बेटा, क्या बोलते हैं, सोमैक्लोन। क्या बोलते हैं, सोमैक्लोन। इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर इनकरेक्ट होगा। यहां एक्सप्लेन ना होकर क्या होना चाहिए, सोमैक्लोन। इसलिए आपका आंसर देखा जाए तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, नॉर्मन ई बॉर्लेग इन एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मैच इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है, बट यहां पर बोला है IR8। IR8 जो वैरायटी है ये किसकी होती है, राइस की, ना कि व्हीट की, है ना। किसकी होती है, IR8 राइस की। क्लियर, जो कि फिलीपींस में डेवलप किया गया था। तो यहां पर आपका IR8 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि IR8 राइस की वैरायटी है, ना कि व्हीट की। क्लियर रहेगा, क्लियर। और वहां पर जो IR8 है, इससे राइस की वैरायटी डेवलप की गई थी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, फिलीपींस में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। फिर देखते हैं सेकंड। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और सेकंड, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया और सेकंड क्या हो गया, करेक्ट। आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम आल्सो डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट्स। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है। दूसरा दे रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्लांट्स शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स डिफिशियंसी एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्टम। ये स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा दिया हुआ है, बोरोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म BO3+3। ये आपका इनकरेक्ट है। किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, BO3-3 या फिर B4O7H3-3। क्लियर, क्लियर रहेगा। B4O7-2 इन दोनों के फॉर्म में क्या करेगा, एब्जॉर्ब। ठीक, क्लियर रहेगा। तो आपका यहां पर जो +3 है, इसके वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर दे रहे हैं, क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। ये आपका बिल्कुल एकदम, ये आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर, थर्ड आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर BO3+3 लिखा हुआ है, आपका यहां पर होना चाहिए BO3-3। चलिए बेटा, इसी के साथ आज का आपका सेशन यहां पर समाप्त होता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।